तो कैसे हो भाई लोग? आज हम लोग एक नया मानवा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है पीएलएस डैड। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ कुछ लोग शिप से सामान उतार रहे होते हैं और हमें बैकग्राउंड आवाज़ आती है। मेरे पिता और टीचर हमेशा कहा करते थे कि इंसान हमेशा अपना शरीर इसलिए चलाता है ताकि वह जिंदा रह सके, और वह यह बात सही भी कहते थे। जैसे इस इंसान की तरह और उसकी तरह और इन सब की तरह, और यह बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। हमें हमेशा अपने बेस्ट करना चाहिए। पहला, ताकि हम जिंदा रह सकें, और दूसरा, ताकि हम अपने पिता होने का कर्तव्य निभा सकें, और तीसरा, ताकि हम अपने फैमिली के प्राउड हेड बने रह सकें। लेकिन इन सब से इम्पोर्टेंट, आज मैं खुद एक पिता बनने वाला हूँ। हेड ऑफ द फैमिली, एक लीडर जो उसके घर का मुखिया होता है। और मेरे घर का नाम नोहा फैमिली है और मैं नोहा फैमिली का हेड बनूंगा। जब मैं पहले मार्शल आर्ट सीख रहा था, तब मैंने यह मानना था कि इंसान को अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, जो कि आसमान को भी छू सके। ऐसा ऐसा बनना यह तो आसान चीज़ है। मैं मैन ऑफ स्टील बनना चाहता था, जिसके 3 बीवी और 7 कॉन्क्यूबाइन हो, और अमीर इतना कि सफ़ेद चावल के साथ मैं कुछ भी खा सकूं, चाहे वह ज़मीन, समुद्र या हवा में उगे। लेकिन सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद, पूरे दिन प्रैक्टिस करके, और सिर्फ 2 पॉटी ब्रेक्स के अलावा भी मैं अपने फादर तक को नहीं हरा सका। और इससे भी ख़राब बात यह थी कि वह मेरे फादर बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं थे। वह एवरेज में से भी एवरेज थे। मेन कैरेक्टर के फादर बोलते हैं, चिंता मत करो तुम बेटा, तुम इतने स्किल तो हो कि तुम जिंदा रह सको, और अगर तुम थोड़े सावधान रहे तो तुम लंबी जिंदगी जी सकते हो। मेरे पिता खुद को कम समझते थे और वह यह बात मेरे ऊपर भी लागू करना चाहते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे ताकतवर बनना है और मैं अपने ऊपर जानना चाहता हूँ। जैसे कि एक बुड्ढे ने कहा था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और जितना मुझे याद है, उस समय से मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करी, दिन रात, चाहे ठंड हो या गर्मी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सही में काम आया? जब मेरे फादर मरे, तब तक मैं बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था, जिसका एस रैंक का टाइटल मिला था। लेकिन जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ, मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं अपने फादर को नहीं हरा सका। लेकिन मैं खुद को यह दिलासा देता हूँ कि मेरे फादर वह थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि वह मेरे जीवन के एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्हें मैं हरा नहीं सका। लेकिन मुरीम, जहाँ लोग आसमान से भी ऊंचा उड़ते हैं, जहाँ मेरे फादर ने मुझे जाने से मना किया था, लेकिन मैंने वहाँ अपना पहला कदम रखा। मैंने सोचा कि मेरे पास मौका होगा। मुझे यकीन था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। ऑफ कोर्स यह सब कुछ समय तक चला, जब तक मैं उस आदमी से नहीं मिला। लेकिन मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। यह बात किसी और दिन के लिए बचा के रखते हैं। मैं अपने लाइफ में भटक रहा था, जब तक मेरे लाइफ में वो नहीं आई। वह कोई ऐसी थी जो मुझ जैसे तक भी पहुंच सकी, ऐसी जिसमें कभी नहीं भूल सकता। वह एक अमीर परिवार से थी, कम से कम पहले नज़र में। मुझे आज भी याद है, उसने महंगे कपड़े पहने थे, जैसे कि वह सिल्क के बने हो। वह वाकई सुंदर और ग्रेसफुल थी। शादी के बाद भी उसके आसपास के लोग हमेशा उसके प्रति काइंड रहे, शायद इसलिए क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा था। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा काइंड और एक अच्छे आदमी का था। वो शायद ऐसी लगती थी मुझे जैसे वो मेरे लिए ही जन्मी हो। मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि वो मेरी बीवी थी या मैं उसका पति था। वो ये मेरे लिए किसी जेम से कम नहीं थी। वह मेरे लिए प्रिकॉशियस थी। वह मेरी थी, सिर्फ मेरी, और ये इस बात पे मैं गर्व करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा काम करा जितना मैं कर सकता था, लेकिन मेरे कमाने पे भी मैं इतने पैसे जुटा नहीं सका जितना पर्याप्त था। लेकिन उसके बाद भी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी लाया, और थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। लेकिन उसने मेरे कम पैसे कमाने पे भी कभी कंप्लेन नहीं करा, और उसने मुझे कभी भी रोका नहीं जो मैं करना चाहता था।
और ऑफ कोर्स मैं उसके काइंड वर्ड को हमेशा अपने दिल में रखता क्योंकि वो मुझे स्ट्रेंथ। आगे मेन कैरेक्टर के दोस्त कहते हैं कि इसकी बीवी ने तो इसे अपने हाथों की कठपुतली बना रखी है। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मुझे उनसे कभी भी जलन नहीं हुई, ये बल्कि मैंने उनके ऊपर और नीचे नज़रों से देखता था क्योंकि कौन उन्हें ब्लेम कर सकता था कि उनकी बीवियां मेरे कुमकॉर्ड के कंपैरिजन में नहीं थी। कुमकॉर्ड मेन कैरेक्टर की वाइफ का नाम है और मैं इन सब के साथ फील करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट मैन हूँ। आगे और आगे जब वो प्रेग्नेंट हुई तब ये फीलिंग दुनिया में बयां करने लायक नहीं थी। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे मैं किसी भी चीज़ के बदले ट्रेड नहीं करना चाहता। मेरा खुद का चाइल्ड, मेरा अपना ब्लड, कोई ऐसा जिसे मैं अपने लाइफ भर गर्व कर सकूं और इसका ख्याल ही मुझे खुशियों से भर देता है। मैं वो था जिसके फैमिली दोनों माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अकेला था। इस दुनिया में मैंने कुछ भी नहीं चाहा एक फैमिली के सिवा, और मैं एक नई जनरेशन का नया हेड बनूंगा, ये ख्याल ही मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। मैंने ये कर दिखाया फाइनली। और बाद में मेन कैरेक्टर को कोई झटका लगता है और ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर परेशान हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे ये चिंता मार डालेगी, काश ऐसा होता कि मैं उसका पेन फील कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बीवी का प्रेगनेंसी टाइम हो रहा होता है और उसका बेबी बर्थ होने वाला होता है। तभी गेट खोल के नर्स आती है जो कि कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो 1 घंटा से भी ऊपर हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक कहीं भी बेबी नहीं दिखाई दिया। तब नर्स कहती है तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि तुम्हें किसे बचाना है, बेबी या मदर। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि स्वीट गॉड, ये तुमने क्या करा, तुमने ऐसा मेरे साथ ही क्यों करा। फिर मेन कैरेक्टर नर्स से कहता है कि इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, हमें मदर को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और मेन कैरेक्टर की वाइफ आती है जो कि कहती है कि नहीं, तुम्हें बेबी को बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मेन कैरेक्टर कहता है हनी। तभी नर्स कहती है कि ये खतरनाक है, तुम अंदर जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम जाके अंदर लेट जाओ, लेकिन मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है मुझसे वादा करो कि जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ज़रूर, हम बेबी को ही बचाएंगे। फिर नर्स उसे अंदर ले जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर घर के बाहर हैरानी से देख रहा होता है लेकिन तभी वो घर पर आ जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। नर्स कह रही होती है वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। मेन कैरेक्टर की वाइफ बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रही होती है। फिर नर्स कहती है ये एक लड़का है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के चेहरे पे हमें खुशी की झलक दिखाई देती है। लेकिन तभी नर्स कहती है नहीं, ये एक से ज़्यादा हैं, नहीं हमें तुम्हारे बीवी को ट्विंस हुई हैं। वो बाहर आके कहती है। तभी मेन कैरेक्टर अचानक से और ज़्यादा घबराते हुए वो जाता है और 2 लड़कियों को लाने, ताकि वो उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी में हेल्प कर सके। फिर तभी कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुली बर्थ हो जाते हैं और बच्चे दिखाए जाते हैं। ये 2 लड़के और 1 लड़की होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है कि हनी क्या मैंने अच्छा करा। और मेन कैरेक्टर हमारा खुश होता है या सैड होता है ये तो पता नहीं, लेकिन वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है अब तुम उन्हें गले लगा सकते हो। और मेन कैरेक्टर बहुत क्लमजली बोलता है क्या किस इस तरीके से गले लगाने हैं। लेकिन तभी नर्स कहती है नहीं, तुम्हें उसके गर्दन का ख्याल रखना है और उसके आर्म्स को अच्छे से पकड़ो। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मुझे चाकू घोंपा गया था तब भी मैं नहीं रोया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो कि मेरे साथ हमेशा रहेंगे, जो कि मेरे लिए रहेंगे। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है बहुत ज़्यादा रोते हुए मुझे माफ़ कर देना हनी। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए पूछता है कि लेकिन क्यों। तभी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है कि ले मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। तभी मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ रहोगे, हम दोनों अपना अंत साथ में देखेंगे। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है मुझे माफ़ कर देना। और मेन कैरेक्टर नर्स को कहता है ग्रैनी ग्रैनी ये क्या हुआ, और उसका नाम बुलाते रह जाता है मीरा मीरा। और मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है मुझे माफ़ कर देना हनी, और वो इसी के साथ उसका डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को बोलता है हनी। नर्स कहती है मीरा है, मीरा सीओ। बेसिकली मीरा सीओ हमारे मेन कैरेक्टर के वाइफ का नाम होता है। उसी के साथ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। ग्रैनी ये क्या हो रहा है,
मेरी वाइफ ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही है? तभी नर्स कहती है, ऐसी बॉडी के साथ 3 बच्चों को जन्म देना, ये मीरा के लिए कुछ ज़्यादा ही था। मेन कैरेक्टर अपने घुटनों के बल बैठ कर रोने लगता है और वो लिटरली खून के आंसू रोता है और वो भगवान को गाली देने लगता है कि तुम सन ऑफ अ बिच, तुम्हें अपने थ्रोन से उतार के नीचे कुत्तों को खिलाना चाहिए। ऐसे ही वो बहुत सारी गालियाँ दे रहा होता है। डैम इट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? मैंने कभी भी किसी वुमेन को या फिर चिल्ड्रन को गलत काम के लिए टच भी नहीं करा। इसी यही कहते हुए उसके बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही बेबस निगाहों से देख रहा होता है। तभी वो अपने बच्चों को ग्रैनी को दे देता है, जो कि उसे बाहर ले जाते हैं उसके बच्चों को। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे रोने लगता है और अपनी वाइफ को पकड़ के देखने लगता है और वो अपनी आंखों बंद करके रोने लगता है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मरी हुई वाइफ को देख रहा होता है बेड पे लेटे हुए। वो कहता है अपनी वाइफ से, आई एम सॉरी, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे लिए सैड होने के लिए, क्योंकि मुझे उन तीनों का ख्याल भी रखना है। बेसिकली वो अपने 3 बच्चों की बात कर रहा होता है। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, चाहे मेरी बॉडी टूट भी ना जाए। तो इसलिए तुम चिंता मत करो और मुझे दोबारा से माफ़ करना कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा रो नहीं सका। आखिर में मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। कहीं न कहीं हमें दिखाया जाता है कि उसकी मेन कैरेक्टर की वाइफ भी ये बात सुन के खुश होती है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं उन्हें इतने अच्छे से ख्याल रखूंगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं। फिर वो कमरे से बाहर आता है और वो अपने बच्चों को देखते हुए कहता है मन में कि तुम तीनों को एक साथ ही बाहर क्यों आना था? तुम एक बार, एक साल में एक बाहर आके भी तो तुम्हारा काम चल सकता था। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है, ये मेरे ही बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस सिचुएशन में भी मुझे उन्हें बहुत अच्छे से बड़ा करना है। तब वो मेन कैरेक्टर हमारा ग्रैनी से कहता है, ग्रैनी ग्रैनी कहती है, क्या हुआ? मुझे 2 नैनीज़ ला के देना, अगर तुम ला सके तो। ग्रैनी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं ऐसे नैनी लाऊँ जिनके पास मिल्क की कमी ना हो। और मेन कैरेक्टर कहता है, और क्या तुम आज के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हो प्लीज़? तो ये बात सुनते ही नैनी वहाँ से चली जाती है। मेन कैरेक्टर हमारा अकेले खड़े होता है और वो अपने आप को गाल को थप्पड़ मारते एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। वो कहता है कि अपने दिमाग को गटर से बाहर निकालो और तुम्हें अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए भी कोशिश करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर अपने वाइफ का आखिरी सेरेमनी कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे जमीन में दफना रहा होता है। तो वो अपने मन में कहता है, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बच्चों को बड़े होते हुए भी देखना है, जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए, जब तक कि उनके खुद के बच्चे ना हो जाए, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे करते हुए वो अपनी वाइफ को ज़मीन में दफना देता है। फिर उसके बाद वो वापस घर आता है और अपने वाइफ के पुराने ज्वेलरीज़ को देख रहा होता है। वो कहता है कि ये सारे तो उसकी ज्वेलरी है, लेकिन मैंने उसे कहा था कि इसे फेंक दो ताकि मैं तुम्हारे लिए नए ज्वेलरी ला सकूं। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने बहुत अच्छा कलेक्शन कर रखा था, ये सोचते हुए कि ये घर हमने नया ही खरीदा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इन सब के साथ वहाँ पे बेसिकली थोड़े पैसे भी होते हैं और ज्वेलरीज भी होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं कम से कम 10 साल तक इनसे गुजारा तो कर सकता हूँ, अपने बच्चों और 2 नैनीज़ का। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जितने ज़्यादा पैसे रहेंगे उतना हमेशा ही बेहतर रहता है। फिर वो कहता है, रुक जाओ, क्या होता है कि अगर मैं भी मर जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों के तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं है जो इसका ख्याल रख सके। तो क्या होगा कि अगर मैं मर जाऊँ? तो फिर वो कहता है कि मुझे ज़िंदा रहना है तब तक कि वो बड़े ना हो जाए और वो अपना खाना खुद से खाना ना सीख जाए। फिर उसके बाद वो कुछ पैसे अपने हाथ में पकड़ता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो काम माँगने अपने बॉस के पास आया होता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तुम मांग रहे हो कि तुम सुबह और शाम दोनों टाइम गार्ड का काम करना चाहते हो। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन तुम ही ने तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं एक चूहे तक को अपने काम में नहीं, अपने पार नहीं होने देता हूँ रास्ते से। तो वो कहता है कि नहीं, ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? फिर बॉस कहता है कि हमारे ब्रेव नोहा सर को इतनी ज़्यादा अर्जेंट पे पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? फिर मेन कैरेक्टर कहता है, मुझसे पूछो मत, मुझे बस बताओ कि कोई ऐसा काम जो कि ज़्यादा पैसे दे और वो रिस्क फ्री भी हो। फिर बॉस कहता है कि जाओ यहाँ से, ऐसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर दांत पीसते हुए कहता है डैम इट। फिर बॉस उससे कहता है कि क्या ये बच्चों के लिए है? तो हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में सिर हिलाता है। फिर हमारा बॉस कहता है कि तुम अपना नाम इनलिस्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करते? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि ये इनलिस्टिंग क्या है? तो हमारा बॉस बताता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन, जो कि एक स्वॉर्ड क्लैन है, वो मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रही है। तो मेन कैरेक्टर कहता है हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड क्लैन ये क्या है? कि क्या ये बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं है मुरीम के? तो मेन हमारा बॉस कहता है कि हाँ, ये मर्सनरीज को गैदर कर रहे हैं जो कि हमारे उनके लिए गार्डिंग का काम कर सके। और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं जाते क्योंकि वो अननोइंग एज हैक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो हम रिक्रूटमेंट कैसे कर रहे हैं? तो बॉस कहता है कि ये चीज़ मुझे कैसे पता होगी, लेकिन ये तो पक्का है कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे खासे पैसे पेड करने वाले हैं और तुम्हारा काम वहाँ पे हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड सॉर्ड क्लैन, कि क्या मैं वहाँ पे अच्छा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बताता है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड सॉर्ड क्लैन, ये दो ऐसी प्लेसेस है जिनकी मुरीम में भी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। क्या मैं यहाँ पे जा भी पाऊँगा, सिलेक्ट भी हो पाऊँगा? फिर हमें आवाज़ आती है कि अभी के लिए वहाँ पे जाना मुश्किल रहेगा क्योंकि उन दोनों ग्रुप फाइट में रहते हैं हमेशा। तो हमारा बॉस कहता है कि तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम वैसे भी, अगर तुम ये काम भी करते हो तो तुम्हें मुरीम के बीच तो रहना ही पड़ेगा। और वैसे भी हमारी जो 4 मेजर क्लैन्स हैं, हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन, स्वॉर्ड क्लैन, द फोर कनेक्शन एसोसिएशन एंड मुरीम अलायंस, ये अभी तीनों ही लास्ट 3 सालों में कभी नहीं लड़ी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या सही में? तो बॉस कहता है हाँ, इन चारों के बीच में भी बैलेंस बना हुआ है और पीस ट्रीटी साइन हो रखी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए, मेरे जैसे के लिए बहुत अच्छी बात है और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कॉटलैंड का जगह दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एक सिलेक्टर जो कि नाम लिख रहा होता है सबका, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और अपना नाम बताता है नोहजा नोहजांग, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ एज अ वॉरियर। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करने वाला बोलता है कि इसके तुम अपनी आंखों से देख कर तो तुम एक मर्सनरी लगते हो। तो फिर वो उसका एज पूछता है, हमारा मेन कैरेक्टर बताता है 28। तो आसपास लोग मन में फुसफुसाने लगते हैं कि ये बंदे की स्पिरिट तो बहुत हाई है, ये दिखने में भी अच्छा है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन करने वाला होता है उसे एक बैंड देता है हाथ में बांधने के लिए। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा? तो ये कहता है कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा और अभी के लिए साइड में हट जाओ, बाकी लोग भी लाइन में खड़े हैं। तो बाकी लोग इरिटेट हो रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को देख के क्योंकि वो साइड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें अंदर सिलेक्शन एरिया का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत बड़ा है। हमारा एक और इंस्ट्रक्टर आता है, वो बताता है कि तुम्हें ब्लैक स्ट्रिंग वाले को वहाँ पे जाना है क्योंकि उसे ब्लैक स्ट्रिंग दिया होता है रजिस्ट्रेशन करने वालों ने। तो वो अंदर जाता है और वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे लोग पत्थर उठा रहे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। तो ये बेसिकली उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन होता है जहाँ पे उसे पत्थर उठा के से जो भी पत्थर उठाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे एक आदमी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है क्योंकि वो पत्थर नहीं उठा पा रहा होता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये इतना मुश्किल है? तो हमारा मेन कैरेक्टर का नंबर आ जाता है और वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें बस इसे उठा के अपने बैंड ओवर करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कोशिश करता है और अपने मन में कहता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये तो हट्टे कट्टे लोग भी इसे नहीं उठा पा रहे। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कोशिश करता है वो तो उस पत्थर को बहुत ही आसानी से उठा लेता है। फिर उसके बाद कहता है कि व्हाट द हेल, ये तो बहुत ज़्यादा हल्का है, ये तो इतना हल्का है कि मैंने ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा दिया, अब मेरी पीठ भी दुख रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या ये सही सही है, मैंने सही से करा? तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, तुम पास हो गए हो, तुम इसे नीचे रख सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर नीचे रखता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम्हें अब नेक्स्ट उस जगह पे जाना है। बेसिकली हमारा सेकेंड राउंड ऑफ होता है जहाँ पे लॉन्ग जंप जैसा होता है, ये गड्ढे में ला रखे होते हैं और यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर को एक तरफ से दूसरे की तरफ जाना होता है। यहाँ पे वो एक बंदे को ट्राई मारते हुए देखता है, लेकिन वो एक कोने पे आके डर जाता है और वो कूद ही नहीं पाता। वो कहता है कि ये तो बहुत लंबा है, मैं इस तरह से नहीं कूद पाऊंगा। और उसके अंदर मेन कैरेक्टर पास जाके देखता है तो उसके अंदर कांच के टुकड़े भी पड़े होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है, ये तो अगर कोई यहाँ पे गिरा वो तो मर सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का नंबर आ जाता है जो देखता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि ये मोबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे अपने आप में करेज रख के इसमें
कूद जाना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर कूदने के लिए तैयार होता है और वो कुछ कदम पीछे लेके कूद जाता है वहाँ से, और वो बहुत आसानी से कूद लेता है उस जगह को। तो वो कहता है इंस्ट्रक्टर से कि क्या ये इतना ही था? तो हमारा इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो जाते हैं और वहाँ के सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो बहुत आसान था, कि मैं एक वॉरियर तो बहुत आसानी से, वॉरियर का टेस्ट तो बहुत ईजी है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से तीसरे जगह पे जाता है। तीसरे जगह का टेस्ट होता है एक वुड ब्लॉक को एक अपने तलवार से काटना होता है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जाता है वहाँ पे, उसे भी एक तलवार देता है इंस्ट्रक्टर। तलवार देते बोलता है कि तुम्हें इस तलवार से इस वुड ब्लॉक को काटना है। वो बंदे को करते हुए देखता है, लेकिन उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लॉक को काट देता है, और वो जो बंदा होता है वो हैरान हो जाता है और कहता है व्हाट द हेल। जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि इसने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं की, क्या ये गिफ्टेड है? तो अब बाकी लोग भी कहते हैं कि क्या ये लंबरजैक रहा है, इसके लिए तो ये करना बहुत ज़्यादा आसान था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैंने सही करा? तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, तुम पास हो चुके हो। तो वो कहता है कि अब नेक्स्ट टेस्ट क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पास 3 बैंड है, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। तो ब्लैक इसको दिया था हमारे रजिस्ट्रेशन करने वाले ने, और 2 इसका ये है कि जैसे-जैसे इसने टेस्ट पास करा वैसे इसको मिलते गए बैंड। तो हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि अब यह टेस्ट पूरा हो चुका है और तुम पास हो चुके हो। तो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग एक सर्वेंट वॉरियर रिक्रूट कर रहे हैं जो कि लड़ाई करने जाए? तो वो कहता है, फिर से पूछता है कि मेरा टाइटल क्या होगा? तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा टाइटल, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। तो वो कहता है कि क्या ये इतना आसान था? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पता था कि मैं एक हमेशा से स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर रहा हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर, अब ये क्या है? बन चुका होता है अब एक। तो हमारा आज की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बताता है इंस्ट्रक्टर को कि मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर रहा हूँ अपने फील्ड में। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम पहले से ही एक मर्सनरी रहे हो? तो तुम्हारे स्कूल के बारे में क्या है? मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे स्कूल के बारे में मुझे याद नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे याद है कि मेरे टीचर ने मुझे किसी नॉन एग्जिस्टेंस एंसेस्टर को बो करने को, मतलब सिर झुकाने को कहा था। तो वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मुझे कुछ साफ से याद नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें याद नहीं अपने स्कूलिंग के बारे में, तुम कहाँ से आए हो इस दुनिया में? फिर इंस्ट्रक्टर कहता है कि कुछ भी हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया तो मैं तुम्हें एज अ फर्स्ट एड वॉरियर रिकमेंड कर ही दूंगा। फिर वो कहता है आसपास देखते हुए, एक जगह को इशारा करते हुए, कि क्या वो भी टेस्ट का पार्ट है? फिर इंस्ट्रक्टर सोचते हुए कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास सारे स्ट्रिंग हो। जैसे कि हमने देखा था कि हर टेस्ट पास करने पे 3 स्ट्रिंग मिल रहे थे। तो मेन कैरेक्टर इशारे से दिखाता है कि मेरे पास तीनों स्ट्रिंग है। तो इंस्ट्रक्टर मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो वो इक्विपमेंट है जो कि स्कूलिंग में यूज़ होती है, और लगता है कि इसे साफ़ सफाई करना भूल गए थे ये लोग, यहाँ से हटाना भूल गए थे। ये कुछ ऐसा वैल्यूएबल भी नहीं है, तो मैं इसे ट्राई करने के लिए भेज सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्या इसे ट्राई करना चाहोगे? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, अगर ये मेरे को सूट करता है तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि जाओ तुम ट्राई कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर पास में जाता है और उसे छूते हुए कहता है कि ये तो हार्ड दिखता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि अपने मुक्के से इसे मारने की कोशिश करो। फिर मेन कैरेक्टर हमारा उसे हल्का सा पंच करता है। हल्के से पंच करने पे जैसे वो एक साइड जाता है, फिर वो दूसरे साइड आके गिर जाता है, जैसे तुमने एक डॉल की देखा होगा जो गिरता नहीं है कभी भी, उसकी तरह। तो इंस्ट्रक्टर उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि इसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, ये अपनी तुम जितनी एनर्जी से मारोगे उतनी एनर्जी से डिफ्लेक्ट होके आता है। और वो मन में कहता है कि इसे देखना कहीं एक तरीके से फ़नी भी और उससे एक तरीके से स्वीट भी है। फिर मेन कैरेक्टर हमारा सीरियस हो जाता है, उसे लेता है और अपना पंच बनाता है। और हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि इसे तोड़ने के लिए तुम्हें कम से कम 30 ईयर्स की इनर क्यूआई चाहिए होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर पंच लगाता है। हमारा इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना था। और वो हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर ने उसमें एक छेद कर दिया होता है, और इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है पूरा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे एक पंच से सेटिस्फाइड नहीं हुआ होता है। वो इसलिए वो कहता है कि क्या मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ? तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है फिर, क्या तुम एक बार और ट्राई करना चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने इस बार गलती कर दी थी, मुझे अपने हाथों को थोड़ा और फैलाना चाहिए था, और मैंने कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये क्या है, इस पपेट में छेद करना इसे डिस्ट्रॉय करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बंदे ने ऐसा कैसे कर लिया?
तो हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन उसको उल्टा ही समझता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है। मुझे लगा था कि मैं इसे एक मुक्के में तोड़ दूँगा, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं सका। अब मैं इंस्ट्रक्टर की नज़र में एक बेवकूफ़ हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगा, और वो पूरी जान से उस पपेट में मारता है और उसे लिटरली शैटर करके रख देता है। और ये देख के हमारे इंस्ट्रक्टर के गोटे मुँह में आ जाते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने इस पे 2 बार मारा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है नहीं, बहुत ज़्यादा डरते हुए, नहीं तुम पास हो। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। घर नहीं, एक ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक क्लर्क बैठा होता है जो कि सबको चेक कर रहा होता है कि कौन सा बंदा पास हुआ है, कौन सा बंदा फेल हुआ है। तो वो काउंट करता है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पे बैंड, ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, येलो। ओह तुमने येलो, तुम्हारे पास तो येलो बैंड भी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए? तो हमारा क्लर्क कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तो सारे, और तुमने सारे टेस्ट अच्छे से पास करे। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर कहता है कि मैं क्या अपने पैसे के बारे में बात कर सकता हूँ? तो क्लर्क हैरान होते हुए कहता है कि क्या पैसे के बारे में? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए अच्छे से, तो ये टाइम नहीं है कि मैं अपने अब पैसे के बारे में बात कर लूँ। तो हमारा क्लर्क बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसा बंदा आ गया है यहाँ पे, जो कि पैसे के बारे में सोच रहा है सिर्फ, और तुरंत टेस्ट करने के बाद ये तुरंत पैसे के बारे में सोच रहा है। ये ऐसे काम नहीं होता यहाँ पे। तो हमारा क्लर्क कहता है कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम मेरे से क्या सुनना चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपने शॉर्ट क्लेम के पॉलिसीज़ के बारे में मुझे बताओ, और वो पैसे कैसे देते हैं इसके बारे में मुझे बताओ। तो हमारा क्लर्क बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए और चबी सा फेस बनाते हुए कहता है क्या, ये पॉलिसी और फैमिली वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब होता है कि वही, कि कैसे उसके रूल्स है, कैसे अच्छे से पैसे दे रहे नहीं दे रहे, यही सब। तो हमारा क्लर्क कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक फैमिली एम्प्लॉय होने का तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे पैसे मिलेंगे, ये तो लाजमी सी बात है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं इतने के लिए तो नहीं देख रहा, मैं बहुत ज़्यादा पैसे के लिए देख रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों के। फिर कहता है कि मैं एक अच्छे से घर के तलाश में हूँ, जहाँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, यहाँ पे मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, नहीं तो मेरे काम करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा क्लर्क हैरान हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है फिर कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, कहीं तो ऐसा है तो नहीं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट क्लैन के बाहर निकल रहा होता है और वो कहता है ये घटिया बास्टर्ड, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई छोटी सी दुकान है या फिर ये कोई छोटी सा ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर्स में से एक है मुरीम के, लेकिन इनमें इतनी भी नहीं है। मैंने इनसे बहुत कुछ तो नहीं मांगा, मैंने बस इसलिए पैसा मांगा ताकि मैं अपने 3 बच्चों को बड़ा कर सकूँ अच्छे से। अब मुझे ये मत कहना कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन भी ऐसी होंगी। तो मैं शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड शॉर्ट क्लैन एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों में कंपटीशन हो रहे हैं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट क्लैन गया है, अब अगले वो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन जाएगा, जहाँ पे भी ट्रायल्स हो रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो चल के पता करते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद वो जाता है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन, जहाँ पे वो सारे टेस्ट पास कर लेता है। तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारी फैमिली वेलफेयर पॉलिसी क्या है? जो क्वेश्चन हमारा मेन कैरेक्टर ने शॉर्ट क्लैन में पूछा था, वो क्वेश्चन ये यहाँ पे भी पूछता है सेम। तो हमारा यहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा है तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो तुम भी मांगोगे हम तुम्हें पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक अच्छा सा टीचर, मतलब मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, एक घर चाहिए। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि हमारे पास एक मार्शल आर्ट स्कूल है, जहाँ पे हम अपने बच्चों के, मतलब अपने आदमियों के बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। अगर तुम उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम उन्हें नॉर्मल स्कूल भी भेज सकते हो। तो हम मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मुझे घर भी मिलेगा? तो फिर हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, हमारे पास एक घर तो है, लेकिन वो थोड़ा दूर है, लेकिन वो फिर भी हमारे कैसल के अंदर ही आता है, तो वो बहुत अच्छी जगह पे रहेगा। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या और तुम्हें और कुछ चाहिए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं लालची तो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नैनी चाहिए होंगे अपने बच्चों के लिए। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें उसमें भी पैसे दे दूँगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये हुआ ना कुछ मुरीम के 4 पिलर्स में से एक वाली बात। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर कहता है कि अब क्या कोई और टेस्ट भी बचा हुआ है जो मुझे देना है? तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि नहीं, अब तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए, अब तुम पास हो चुके हो। मेन कैरेक्टर हैरानी से उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। इंस्ट्रक्टर भी स्माइल करते हुए उसे एक चार्मिंग लुक देता है।
फिर से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बच्चों के पास आया हुआ होता है, जो उन्हें सोते हुए प्यार से देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से अपना जॉब अपना जॉब बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली करूँगा और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। फिर वो अपने प्यारे से बच्चे को देखता है और एक बच्चा रोने वाला होता है, मतलब नींद से उठ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी से उसका हाथ पकड़ लेता है अपने उंगली से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारा वो बच्चा शांत हो जाता है फिर, और शांति से सो जाता है। तो वो क्या 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 सोचता है कि क्या मैं इनका अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा, कि क्या मेरे पास ऐसी एबिलिटीज़ भी हैं जिनका मैं ख्याल रख सकूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे सोचने लग जाता है कि क्या मेरे पास वो है जो कि एक अच्छे फादर बनने के लिए होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को कहता है, मतलब जो वाइफ मर चुकी है उसे याद करते हुए कहता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे पहली बार गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे ऐसे सिचुएशन में अकेला कैसे सोच छोड़ दिया। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों को चेंज करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं वीक नहीं पढ़ सकता, अगर मैं वीक पढ़ा तो मेरे बच्चे भी वीक हो जाएंगे। मुझे सीखना होगा कि मैं अपने बच्चों को कैसे अच्छे से बड़ा करूँ, जैसे बाकी पेरेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने डोर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा होता है, जहाँ पे वो है लिख रखा होता है कि मुझे नैनी की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे बेस्ट, मतलब फिर उसके बाद एक लड़की आती है जो बोलती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक नैनी के लिए देख रहा हूँ, कोई सुंदर लड़की के लिए नहीं। तो हमारा फिर से वो लड़की कहती है कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नेक्स्ट। फिर वो एक बूढ़ी सी आंटी आ जाती है, जो कहती है कि मैंने अपने हाथों से 20 किड्स को बड़ा कर रखा है, अपने इन्हीं हाथों से। लेकिन वो काफ़ी बूढ़ी लग रही होती है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपने इस उम्र में क्या तुम मुझे सुन भी सकते हो। तो हमारी आंटी कहती है, क्या तुमने क्या कहा? मैंने अपने इन्हीं हाथों से 20 बच्चों को बड़ा करा है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करो। मेन कैरेक्टर कहता है अगली। फिर इसके बाद मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि एक नैनी को देखना, मतलब नैनी को ढूंढना, अच्छी नैनी को ढूंढना क्या इतना मुश्किल है। तो एक मोटी हट्टी कट्टी सी लड़की आती है, जिसे देख कर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वो लड़की इसके घर में, मेन कैरेक्टर के घर में इधर उधर देखती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों को इतने डर्टी प्लेस में बड़ा कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मिस, क्या तुम पहले बैठ जाओ, हम बात कर लेते हैं पहले। लेकिन वो बिना कुछ सुने ही साफ़ सफाई करने लग जाती है वहाँ पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मिस प्लीज़ आप ऐसा नहीं कीजिए। फिर उसके बच्चे रोने लगते हैं अचानक से, तीनों बच्चे। तो हमारी नैनी भाग के जाती है। नैनी अभी तक बनी नहीं है, वो ऑडिशन देने आ रखी है। वो भाग के जाती है और उन बच्चों को, तीनों बच्चों को उठा के ले आती है। वो बोलती है कि तुम ज़रूर भूखे होगे, और वो उन्हें वहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान हो जाता है और थोड़ा शर्मा भी रहा होता है। तो फिर से नैनी कहती है कि क्या तुमने कभी बच्चों को खाना खाते हुए नहीं देखा, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? मेन कैरेक्टर शर्मा भी रहा होता है और थोड़ा एम्बैरेस भी हो जाता है। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक नैनी मिल चुकी है, मैंने उसी को नैनी, अपने बच्चों की नैनी के लिए डिसाइड कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वापस अपने काम वाले जगह पे जाता है, यानी हेवनली ड्रैगन प्लान पे, जहाँ पे उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। और वो एक इंस्ट्रक्टर होता है, जो वॉरियर होता है, जो उसे मुबारक देता है कि तुम एक फर्स्ट रेट वॉरियर बन चुके हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है फर्स्ट रेट, और हमारा सामने वाला आदमी कहता है कि फर्स्ट रेट वॉरियर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वो हमारे एसोसिएशन में उनकी बहुत इज्जत होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम अच्छे से काम करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो फिर आदमी कहता है कि तुम्हें पहले फ्रंट गेट का गार्ड बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर हमारा सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नए बंदे आते हैं उन्हें यही काम करना पड़ता होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से कहता है, डिससेटिस्फैक्शन, मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ। एक गार्ड बनना एक परफेक्ट काम है, तुम्हें इसमें शिफ्ट में काम करना होता है, और ये पूरा दिन भी नहीं लेता। फिर उसके बाद हमारा सामने वाला बंदा सोचते हुए कहता है कि यूजुअली जो बंदे को पनिशमेंट मिलता है वही गार्ड का काम करते हैं, ये तो बहुत अजीब आदमी है। फिर हमारा आदमी कहता है सामने वाला कि तुम्हें ऑफिशियल सारे काम समझा देंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अपने आप को यहाँ पे सेल्फ इन कर लो, मतलब कंफर्टेबल हो जाओ। फिर वो सोचते हुए चला जाता है वहाँ से कि क्या ये अजीब सा आदमी है। वो कहता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये क्या अच्छा जॉब है, एक गार्ड का काम करना, और कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ पे कैसल पे अटैक करने आएगा। और एक और बात, कि गार्ड्स को ज़्यादा फाइट भी नहीं करनी पड़ती बाहर जाके। वो कहता है फिर कि हमारा चीज़ें थोड़ी अब सही होने लग गई, और हमारा कहानी यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसी बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे कैरेक्टर का टेस्ट ले रहा था लास्ट चैप्टर में।
तो यहाँ पे इसका नाम बता दिया जाता है, इसका नाम है जी हागडो, और ये हमारे हेवल ड्रैगन एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट है। तो इसके पास वो बंदा आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को लास्ट में बता रहा था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गेट कीपर बनना है, ये सब। वो बताता है कि मैंने उसे एज अ फर्स्ट एड वॉरियर प्लेस कर दिया, मतलब मैंने उसे फर्स्ट एड वॉरियर का काम दे दिया है, और मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों में मैं उसके ओरिजिन, मतलब कि कहाँ से वो पैदा हुआ है, कहाँ पे उसका बैकग्राउंड है, मैं ये सब पता कर लूंगा। तो हमारा वाइस स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, अब भी उस पर करीब से नजरें रखो बस। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ उसके देख के इम्पोर्टेंस तो नहीं लगा, लेकिन आपने उसे इतना फर्स्ट एड वॉरियर कैसे बना दिया। वो हमारा जो बंदा आया होता है वो कहता है। फिर इसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि क्या तुम सही में मेरे पे शक कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, क्या तुम सही से मेरे से सवाल पूछना चाहते हो? तो वो बंदा कहता है घबराते हुए, नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं होता तो मैं उससे कभी भी ऐसा हमारे इस फर्स्ट एड वॉरियर के रूप में अपने क्लैन में शामिल नहीं करता। फिर हमारा स्ट्रेटेजिस्ट कुछ सोचते हुए कहता है, और वो उसी समय का पल याद करता है जब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे टेस्ट दे रहा होता है, और फिर मेन कैरेक्टर हमारे स्ट्रेटेजिस्ट को बताता है कि इस प्लेस के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और ये उस प्लेस से भी काफ़ी अच्छा है। वो शॉर्ट क्लैन की बात कर रहा होता है जहाँ पे वो पहले गया था। फिर वो बताता है कि मैं पहले शॉर्ट क्लैन में गया था, लेकिन उन्होंने मुझे इतने सारे बेनिफिट्स देने से मना कर दिया था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा चीप और बेकार लोग हैं। फिर स्टडी हंसते हुए कहता है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था। फिर वो मन में सोचता है कि अगर उन्हें ऐसे इस बारे में फ्यूचर में पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट और वो जेलस होंगे, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि क्या ये सब सही है। तो हमारा स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो बताता है कि ये सारे जो कंडीशन आपने बताए, क्या ये मेरे लिए सही भी है, मैं इस काबिल भी हूँ कि आप मेरे लिए इतना करें। वो बताता है कि ये तो स्ट्रेटेजिस्ट बताता है कि ये तो लाजमी सी बात है, तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन क्या तुम इन इन सारे बातों को बाकी उस सीक्रेट रख सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बिल्कुल मैं रख सकता हूँ। फिर मैं हमारा स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि बाय द वे, तुमने अपने स्कूल का नाम क्या बताया था, मुझे दोबारा बताना। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे सही से याद नहीं, मुझे मुश्किल से ही याद है क्योंकि मैं उस समय काफ़ी छोटा था। स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर किस काइंड ऑफ मॉन्स्टर ने इसे बड़ा करा था। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे उसके फादर का शैडो आ रहा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मेरी आइडेंटिटी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी रॉक सॉलिड है और मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता था पहले। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि नहीं, मैं बस क्यूरियस था कि तुम आखिर कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो मेन कैरेक्टर थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है, मेरे मार्शल स्कूल के बारे में, मेरे टीचर के बारे में। मेन कैरेक्टर कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट को बस स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अपना काम अच्छे से कर सके। हमारा स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये बात तो सच है, लेकिन मैं क्यूरियस था कि आखिर इस काइंड ऑफ स्ट्रांग आदमी को कैसा टीचर रहा होगा। बेसिकली वो हैरान होकर सोच रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसका टीचर कैसा रहा होगा। तो फिर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने अभी तक मोरी में कदम क्यों नहीं रखे अपने। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं एक डिसेंट मार्शल आर्टिस्ट हूँ एज अ मर्सनरी, लेकिन मोरी में एक अलग जगह है, वहाँ पे मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लोग होंगे। स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर ये एक ऐसा आदमी है जिसकी इस पास इतने सारे स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं इसके स्ट्रेंथ को सिर्फ अपने आंखों से ही देख सकता हूँ, कोई भी इसे शरीर देख के इसके बारे में पता नहीं कर सकता। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमारा स्ट्रेटेजिस्ट उस आदमी से कहता है जो उसके सामने है कि तुम अभी के लिए उसे अच्छे से ध्यान ध्यान दो उस पर, और उसके बारे में जितना हो सके जल्दी इन्वेस्टिगेशन करो। वो आदमी कहता है अंडरस्टूड सर, मैं समझ गया, मैं आपको जल्दी रिपोर्ट करूंगा इस बारे में। फिर स्ट्रेटेजिस्ट कुछ सोचते हुए और ऊपर देखते हुए कहता है कि मुझे उसके देखने में मजा आएगा, उसे देखने में और उसकी प्रोग्रेस को। और फिर वो सोचता है कि इस सब के अलावा मैं सोचता हूँ कि मैं उसके बारे में उसका और क्या यूज कर सकता हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बच्चों को सुला रहा होता है। वो कहता है, बच्चों सो जाओ, प्यार से सो जाओ, मेरे बच्चों तुम प्यार से सो जाओ, तुम ताकि सो जाओ, ताकि मुझे कल सुबह काम पे भी जाना है तुम्हारे पापा को। फिर लेकिन उसके बच्चे सो नहीं रहे होते हैं, वो कुछ बदमाशी कर रहे होते हैं, कोई रो रहा होता है, और वो अपने फादर के साथ बदमाशी ऐसे ही सो नहीं रहे होते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि मुझे एज अ टेम्पररी नैनी भी रख लेनी चाहिए थी, ताकि वो उन्हें रात में भी संभाल सके। मुझे उन्हें अपने नैनी को बोलना पड़ेगा कि इन्हें
दिन में सोने से मना करे ताकि ये रात में अच्छे से सो सके। क्या तुम्हें अपने डैडी पे तरस नहीं आ रहा जरा सा भी बच्चों? मुझे कल काम पे जाना और तुम सो नहीं रहे। शुश बेबी, सो जाओ सो जाओ। वैसे ही अपने बच्चों को सुला रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके बच्चे सो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं इन्हें कैसे भी बेड पे सुला सकूं। कम ऑन ऐसे करते हुए उन्हें बेड पे रखता है। लेकिन तभी जैसे ही उन्हें बेड पे रखता है, एक बेबी उसका रोने लगता है और एक बेबी को देखकर सारे बेबी उसके रोने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इरिटेट होते हुए कहता है, डैम ट्रिपलेट, क्या तुम्हें सबको एक साथ ही रोना जरूरी है? क्या तुम एक बारी बारी नहीं रो सकते? फिर हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हमें बता रहा होता है कि मैं उन्हें सुलाने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन उनके पास कोई सेंसर है। जब भी मैं उन्हें बेड पे रखता हूँ वो जल्दी से उठ जाते हैं, तो मुझे उन्हें अपनी गोदी में ही सुलाना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये इतने ज़्यादा छोटे हैं और ये इतने ज़्यादा वार्म है। फिर मेन कैरेक्टर अपने बच्चों को देखते हुए कहता है, तुम सभी को अच्छा सपने आ रहे होंगे। लेकिन फिर वो सोचता है कि लेकिन मैं इन्हें ऐसे अपने ऊपर लेके तो नहीं सो सकता हूँ। क्या होगा अगर मैं गलती से पलट गया तो इन्हें चोट लग सकती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने पाँव को बांध लेता है ताकि वो पलटे, और अपने साइड में तकिए भी रख लेता है ताकि अगर वो पलटे तो इन्हें बेबी के ऊपर ना आए वो। और वो ऐसे ही सो जाता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने काम से घर जा रहा होता है और उसके साथी लोग बोलते हैं, अपने आज बहुत अच्छा काम करा, अपने घर के रास्ते पे संभल के जाना। तो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बॉस हैम आता है। बॉस हैम वही है जो हमारा मेन कैरेक्टर का काम बता रहा था कि लास्ट चैप्टर में कि तुम्हें कहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एड वॉरियर हो तो तुम्हें क्या काम करना है, ये सब। तो बॉस हैम आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए परसों का एक काम है, क्या तुम वो काम कर सकते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन ये तो मेरा छुट्टी का दिन है। तो बॉस हैम कहता है कि ये अर्जेंट है, इसलिए मैं तुमसे ये काम कह रहा हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है कि लेकिन ये तो मेरा छुट्टी है, तुमने सभी लोगों में से मुझे ही क्यों चुना? तो हमारा बॉस हैम कहता है कि ये बाकी लोग तो ये ऐसा नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा पैसे हो सके उतना कमाऊँ। तो मेन कैरेक्टर लेकिन कहता है कि नहीं, मैं जितना कमा रहा हूँ उतने में ही खुश हूँ और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क वाला काम नहीं करना है। और वो मन में सोचता है फिर कि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है, मुझे अगर मैं यहाँ पे आ भी जाता हूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं है और मैं अपना घर आराम से चला सकता हूँ इस काम से। तो हमारा बॉस हम कहता है कि ये ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेन कैरेक्टर उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास ये एक ही छुट्टी है जो मुझे 10 दिन पे मिली है, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा बॉस हम कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन इस काम के तो मैं तुम्हें 5 सिल्वर देने वाला हूँ। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें चमक जाती है, आप देख सकते हैं कैसे। वो कहता है कि क्या ये इतना अर्जेंट काम है, तुम मेरे पे ही रिलाई कर सकते हो, तो तुम्हें मुझे ये चीज़ पहले ही बतानी चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा ही पलट जाता है। और सैम कहता है कि ये कैसा आदमी है, क्या इसके बारे में जो र्यूमर्स है ये सब सच है? हाँ, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि आप मुझ पे रिलाई कर सकते हो, मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं ये काम इतनी जल्दी करूँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कहता है कि फिर बॉसम कहता है कि हमारा ये काम 5 दिन तक रहने वाला है, तो तुम परसों यहाँ पे आ जाना, कल भर की रेस्ट कर लो, परसों यहाँ पे आ जाना। और ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा पलट जाता है, बोलता है 5 दिन? ऐसा कैसे हो सकता है? 5 दिन मैं अपने बच्चों से दूर कैसे रहूँगा? तो बॉस सैम कहता है कि क्या ये दिक्कत है, मैं तुमको हर दिन के 5 सिल्वर देने वाला हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनते ही तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, बच्चे तो ये काम तो मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, तो मैं इतना तो बच्चे सही सकते हैं। फिर बॉस सैम कहता है कि तो अगर तुम तैयार हो तो कल आराम करके परसों 7 बजे तक यहाँ पे आ जाना। मेन कैरेक्टर कहता है कि यस सर, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँगा और आप मेरे पे रिलाई कर सकते हैं। तो बॉस सैम कहता है कि तुम अब जाओ। मेन कैरेक्टर हमारा थैंक यू कह के निकल जाता है और वो रास्ते में सोच रहा होता है कि अगर मैं एक दिन में 5 सिल्वर कमा रहा हूँ तो मैं 5 दिन में कितने कमाऊंगा। और फिर बॉस सैम हमारा उसे देखते हुए कहता है कि ये क्या आदमी वैसा ही है जैसे इसके बारे में र्यूमर्स चलती है, आखिर ये क्या है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों मैं घर आ गया। और वहाँ पे 2-2 नैनी होती है उसकी, और वो उसे कह रही होती है, मतलब आपस में बात कर रही है कि ये पलटने वाले हैं। तो बेसिकली वहाँ उसके बच्चे करबत लेने वाले होते हैं, तो ये स्पेशल मोमेंट होता है। तो वही वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग पलटने वाले देखो। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है कि क्या
कि क्या ये मेरी बेटी अपने दोनों भाइयों से पीछे छोड़ते हुए उन्हें वो पहले पलट जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे मेन कैरेक्टर के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की है। तो उस लड़की का नाम सियोंग रखा है इन्होंने। तो वही बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सियोंग अपने दोनों ब्रदर से पहले पलट जाएगी। नैनी कहती है देखो देखो ये पलटने वाली है। दूसरी नैनी कहती है कि ये तो अपने भाइयों को पीछे कर देगी, और हमारी सियोंग पलट जाती है उसी वैसे ही करते करते। और मेन कैरेक्टर कहता है सियोंग तुमने कर दिखाया। फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये मेरे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं है। और नैनी कहती है, दूसरी नैनी, कि तुम्हारे भाइयों को थोड़ा ज़्यादा हार्ड और काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। और उसी समय मतलब दूसरा उसका भाई होता है जिसका नाम गुनयोंग रखा होता है इन्होंने, और गुनयोंग भी पलट जाता है। इसे ये चीज़ देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा कहा गुनयोंग, तुमने, लेकिन गुमनियोंग को और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। गुमनियोंग उसका तीसरे बेटे का नाम होता है। और दूसरी नैनी कहती है ये ऐसे ही तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये ऐसे ही धीरे धीरे करके क्रॉल करना मतलब कि रेंगना भी स्टार्ट कर दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक रिफ्रेशिंग लुक लेते हुए कहता है चलो सब लोग बाहर चलते हैं, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तो आज हमें मीट के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मेन कैरेक्टर अपने बच्चों को देखते हुए कहता है कि तुम मीट खाने के लिए अभी कुछ ज़्यादा ही छोटे हो, तो लेकिन मैं तुम्हें उसकी महक तो ज़रूर सूंघा सकता हूँ। तो नैनी कहती है मेन कैरेक्टर से कि तुम तो अपने बच्चों के साथ मीट लाने के लिए कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ। तो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, कैसा रहेगा कि मैं 6 किलो मीट ले आऊँ। ये बात सुनते ही नैनी कहती है कि 6 किलो, कि इतना सारा तो 20 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है 20 लोगों के लिए कि क्या हर एक आदमी 2 किलो मीट नहीं खाता। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा रेफरेंस है कि हमारा मेन कैरेक्टर आप देख रहे होंगे कि बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, वो भारी सामान भी उठा लेता है, ज़्यादा खाना भी, मीट भी खा कंज्यूम कर ले रहा है। तो ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएंगी। अभी आपको लग रहा हो कि मेन कैरेक्टर ऐसा ही नल्ला है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद हमारा सीन होता है शिफ्ट, और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर अपने काम पे आ गया होता है, जो उससे बॉस हैम ने कहा था कि तुम्हें गार्डिंग का काम करना है। फिर वो कहता है, उसका एक साथी कहता है सामने जो उसके साथ चल रहा होता है, वो कहता है कि तुम अपने घोड़े पे क्यों नहीं आते, तो अगर तुम घोड़े पे आओगे तो तुम इस पे ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पाँव बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं स्टडियर हूँ, मतलब मजबूत हूँ, मैं पाँव से ज़्यादा अच्छे से चल सकता हूँ। फिर उसका दूसरा साथी भी कहता है कि ये तुम अजीब अजीब से हरकतें क्यों करते हो हमेशा, तुम सीधा नहीं क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें घोड़े को राइड करना नहीं आता। ये चीज़ देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है, और वो अपने उसके 2 दोस्त अपने में आपस में बात करते हुए कहते हैं कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि ये उतना कुछ खास नहीं है, इसे एक घोड़ा राइड करना भी नहीं आता। तो हमारा दूसरा उसका साथी कहता है कि ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आओ, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने हाथ यहाँ रखने और ऐसे ही उसे सिखा रहा होता है। तो मेन कैरेक्टर अपने हेड नीचे करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो उसका जो सबसे आगे चल रहा होता है ग्रुप में, वो कहता है कि तुम लोग शांत क्यों नहीं रहते और शांति से हमारे पीछे पीछे आओ। उसके और भी साथी कहते हैं कि ये अर्थ एंड ड्रैगन वॉरियर्स है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है और ये तो नॉर्मल वॉरियर के जैसे हैं। तो अर्थ एंड वॉरियर्स ऐसे होते हैं जो कि हायर करके दिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि टेस्ट हुआ है, तो ये अर्थ एंड वॉरियर्स कहते हैं इन्हें। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन्हें तो सर्वेंट के साथ ही रखना चाहिए। ये वो कहते हैं जो ग्रुप के मेन होते हैं, जैसे हमें पता है कि शॉर्ट क्लैन है तो उसमें जो कोर मेंबर्स होते हैं वो इन्हें कह रहे होते हैं ऐसा। तो ये बात सुनते हुए भी उसका मेन कैरेक्टर के साथ बाकी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही एनोइंग है, ये ऐसा क्यों समझते हैं कि ये अगर एसोसिएशन के कोर मेंबर है तो ये ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दांत पीसते हुए कहता है अगर ये मनी के लिए नहीं होता तो मैं इन बच्चों को अपने आप को सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं कहने देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर इन्हें बच्चे समझ रहा होता है, तो आप इससे मेन कैरेक्टर के एक्सपीरियंस का अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं। तो जो हमारा कोर मेंबर का जो है लीडर होता है, जो सबसे आगे होता है इन सबसे आगे, वो कहता है कि अपने बाकी साथियों को कि तुम्हें अपने वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ये हमारे ही ग्रुप के मेंबर है तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तो उसके जो बाकी साथी होते हैं वो थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं और वो थोड़ा शांत भी हो जाते हैं। फिर हमारा वो मेन जो सबसे कोर ग्रुप का मेंबर होता है वो कहता है कि वॉरियर नोआ, तुम्हें हॉर्स अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें हॉर्स चलाना सीखना पड़ेगा, हॉर्स राइड करना, नहीं तो तुम आगे चल के हमारे लिए एक मुसीबत बन सकते हो, तो ये बेटर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी सीख जाओ। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए कहता है
कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक घोड़ा राइड नहीं कर सकता, बस मुझे अपने पैदल चलना अच्छा लगता है। और वो लेकिन लेकिन ये जो सबसे आगे चल आदमी है, इन सबसे ज़्यादा वेल मैनर्ड है, तो वो उसके बात का मान रखते हुए तुरंत ही घोड़ा राइड कर लेता है। और ये सब देखते हुए मेन कैरेक्टर के साथी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो एक आदमी बोलता है कि तुम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हो, तो तुम ये हमेशा क्यों नहीं ट्राई करते? मेन कैरेक्टर उसका कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो ऐसे ही मन में सोचता है कि मैंने जैसा पहले कहा, मुझे अपने पाँव नीचे रख के चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अपने पाँव ज़मीन से उठाना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। फिर हमारा सीन ऐसे ही वो चलते रहते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, जो कि स्वॉर्ड सेक्ट होता है, जिसका नाम डाडाओ सेक्ट है। फिर हमारे ग्रुप के जो लीडर होते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन वो सेक्ट के लीडर नहीं है, जो अभी ग्रुप आया है उसी के लीडर है, जैसा कि जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को डिफेंड करा था लास्ट में, जैसा कि हम इसी चैप्टर में हमने देखा है। वो कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सेक्ट लीडर खुद आके हमारा वेलकम करेंगे। तो जो डडाउ सेक्ट के लीडर होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आप लोग मेरे बर्थडे में यहाँ पे आए। तो हमारा जो इस साइड के जो लीडर होते हैं ग्रुप के, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए सॉरी हूँ कि हमारे सेक्ट लीडर यहाँ पे नहीं आ सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। उम्मीद करूँगा कि आप ये बात समझ सकें। तो दादा सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ, मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ, वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ही बिजीएस्ट मैन में से एक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ, आपने ये बात समझी, इसके लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखते हुए कहता है कि ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, लेकिन ये तो स्कॉलर्स नहीं है, तो ये इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर ले रहे हैं? तो दादा सेक्ट लीडर कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पे वेलकम है, मैं आप सबको अच्छे से ट्रीट करूंगा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो कुछ अपने सर्वेंट्स को बुलाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं सबको गाइड करो, और उसके सर्वेंट उसे यस सर कहते हुए उन्हें अपने साथ आने को कहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लास्ट में कि मैं अपने बच्चों को अब देखना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए। और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक पॉइंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके बगल में बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बड़ा सा मुंह खोलते हुए जमाई लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, अब मुझे थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। फिर वो ऐसे ही टहलता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जब बूढ़ा होने के बाद ऐसे ही जगह पे रहना चाहता था, आखिर ये जगह का कॉस्ट कॉस्ट कितना होगा। फिर उसका ध्यान एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आपस में खेल रहे होते हैं, जहाँ पे एक बच्चा कहता है कि लड़ो लड़ो, तुम दोनों लड़ाई करो। और एक लड़का कहता है फिर मैं ग्रेट वॉरियर जहांग मूंग हूँ। दूसरा ऐसे ही कहता है कि मेरा नाम भी योंग योंगियो है, तो तुम मेरे से मत लड़ो। तो फिर उनका ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पे आता है और वो देखते ही चिल्लाते हैं कि ये तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर है, और वो उसके तरफ भागते हुए आते हैं। जहाँ पे हमारा ये सीन देखते हुए मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग बच्चे उसके पास आते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से पैट करता है और उन्हें सहला रहा होता है। फिर वैसे ही एक लड़की कहती है मेन कैरेक्टर को देखते हुए कि ये वाह, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ये तो मेरे पापा, इसकी हाइट तो मेरे पापा से भी ज़्यादा लंबी है। फिर एक बच्चा कहता है वाह, क्या तुम एक असली वॉरियर हो? और वो पूछता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि सर, क्या आप सही में हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के वॉरियर हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा खांसी करते हुए कहता है कि हाँ, मैं ऐसे हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर तो हूँ। लेकिन वो फिर मन में सोचता है कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं एक हायर्ड वॉरियर हूँ, जैसे मैं कोर मेंबर नहीं हूँ। ये तो इन्हें बताऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगूंगा। लेकिन उसमें से एक बच्चा हमारे मेन कैरेक्टर के वेस्ट पे लटका हुआ एक टैग देख लेता है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, तुम तो सिर्फ एक एम्प्लॉयड वॉरियर हो। एम्प्लॉयड वॉरियर हुआ जैसे कि जो कि टेस्ट पास करके वॉरियर बनते हैं, कोर वॉरियर नहीं। तो वो कहता है, मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बच्चे को कहता है क्या, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर बच्चा बताता है कि तुम तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन से हो, लेकिन तुम्हारे रूट्स वहां से नहीं है। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए सोचता है रूट्स। फिर एक बच्चा कहता है कि ये तो पक्का ही मीट सील्ड की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे, और ये हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के असली वॉरियर से बहुत ज़्यादा ही अलग है, ऐसा वो बच्चे कह रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मीट सील्ड, आखिर ये सब क्या है? एक वॉरियर तो एक वॉरियर होता है, ये मीट सील से क्या होता है इसका मतलब? लेकिन फिर एक लड़की आती है वहां पे और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर वहां पे एक लड़का कहता है, इनका हमें नाम नहीं पता इसलिए मैं इन्हें ऐसे ही कह रहा हूँ। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि एम्प्लॉयड वॉरियर बहुत कमज़ोर होते हैं, और उन्हें तो मेरे बड़े भैया ही हरा सकते हैं। लेकिन फिर लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एक एम्प्लॉयड वॉरियर पैसे लेते हैं,
क्या तुम्हें सही में लगता है कि एसोसिएशन अपने पैसे सिर्फ मीट सील खरीदने पे बर्बाद करेगी? तुम्हें पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लड़का कहता है कि तुम्हें इसका क्या मतलब है? इतना फेम, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस एसोसिएशन है ये ऐसे अपने प्राइड को साइड में रखते हुए ऐसा मीट सील बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती है। लड़की कहती है तुम्हें फेम के बारे में कुछ भी नहीं पता, फेम तुम्हारे टेबल पे खाना नहीं रख सकता। फिर ऐसे ही वो लोग झगड़ रहे होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर उन्हें देखते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही डरावने हो गए हैं। फिर वो कहता है, लड़का कहता है कि तुम तो बस एक लड़की हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, तो तुम मुझे मत सिखाओ ज़्यादा। फिर लड़की कहती है कि मुझे मत ब्लेम करो कि तुम इतने ज़्यादा ही अज्ञान और इनकॉम्पिटेंट हो। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है ऐसे ही झगड़ा करते करते। फिर वो लड़की उसे जीप चढ़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम उनके बातों का बुरा मत मानना, वो बस अभी बच्चे ही हैं। मेन कैरेक्टर हंसते हुए सोचता है कि तुम भी तो बच्चे ही हो। लेकिन मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सच्ची थी। मैं एक असली मुरीम के वॉरियर से काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। फिर लड़की कहती है कि तुम्हें अपने बारे में इतना कम नहीं सोचना चाहिए। तुम तो एक हेय के भी डरते होगे। फिर हमें बताया जाता है हेय, हेय का मतलब होता है सिल्क मौत। फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर वह उन लड़के उसको देखते हुए कहते हैं कि मुझे पीछे छोड़ के मत भागो आगे। वैसे ही करते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और वो उस तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़के अपना बात कर रहे होते हैं। हे वो तो काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट बन रही थी। वैसे क्या लगता है कि सब कुछ उसे ही आता है। ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी अटैकर्स वहाँ पे आ जाते हैं, असैसिन्स, जो कि उन बच्चों को वहाँ पे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। ले जाते हैं और वो उस लड़की की तरफ भी बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर देख बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है फिर। लेकिन वहाँ पे उस बच्ची को कोई बचा लेता है। हमें लगता है कि ये मेन कैरेक्टर है, लेकिन ये मेन कैरेक्टर नहीं होता। ये कोई और ही वॉरियर होता है जो कि 2 वॉरियर को मार डालता है जान से और उस बच्ची के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए हैरानी से कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, कि क्या ये असली मुरीम का वॉरियर है? वैसे ही उस पे बहुत सारे अटैकर्स अटैक कर देते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है ये तो मर गया होगा, लेकिन वैसे ही हमारा सीन दिखाया जाता है कि वो वॉरियर वहाँ से गायब हो जाता है और वो अपने हाथों में से बहुत ज़्यादा चाकू निकालता है और उन सब की तरफ फेंकने के लिए तैयार होता है। और वो लड़की से कहता है कि तुम उस पर्सन की तरफ भागो, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये सारे वॉरियर तो मुरीम से हैं और ये इतने सारे हैं, मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तो चुटकी बजाते ही मारा जाऊंगा। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ वो लड़की भागते हुए आती है। वो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? चलो भाग जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि वो लड़की इसकी तरफ भागते हुए आ रही है, वो कहता है कि तुम मेरी तरफ भागते हुए क्यों आ रही हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम उनकी तरफ जाओ। शू शू शू, जैसे कुत्ते को नहीं करता वैसे ही वो लड़की को कहता है और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदे में जिसने लास्ट में लड़की को बचाया था उसमें और बाकी अटैकर्स में लड़ाई हो रही होती है। अटैकर्स उस पर अटैक करते हैं और वो डॉज करते हुए बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। बेसिकली मेन कैरेक्टर हमारा डरा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर 3 बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उन सबके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि आखिर इस तरीके के एक्सपर्ट यहाँ पे कैसे आ गए। फिर उसके बाद हमें लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भाग रही होती है। मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखते हुए कहता है डैम इट, तुम आखिर मेरी तरफ क्यों आ रही हो? लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो ये सब खराब हो जाएगा। फिर वो जोर से चिल्लाता है तुम सब कमीने रुक जाओ। फिर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर मेन कैरेक्टर हमारा उन सब की तरफ भागते हुए जाता है तो वो अटैकर्स भी घबरा जाते हैं और अपना तलवार आगे करते हुए उस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इन सबको सरप्राइज करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को अपने कंधे पे उठाता है और उन सबके बीच से निकलते हुए भाग जाता है वहां से। ये सब देखते हुए ये सारे अटैकर्स हैरान हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख के बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है, और उससे कहते हैं कि तुम रुक जाओ वहीं पे। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस तरफ नहीं किसी और तरफ भागना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने एक दीवार आ रही होती है। मेन कैरेक्टर अपनी गोद में उस बच्ची को रखता है और अपने दूसरे कंधे से उस दीवार पे अटैक कर देता है। दीवार पे अटैक मतलब उन दीवार के आर पार हो जाता है और दीवार को तोड़ देता है और वो उस दीवार को तोड़ते हुए वहां से निकल जाता है और वो कहता है कि मैंने अब इस दीवार को तोड़ दिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अटैकर्स जो होते हैं वो दीवार को कूद के दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये कोई नॉर्मल किडनैपर्स नहीं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बोल्ड होगा कि वो ऐसी जगह से बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करे। फिर मेन कैरेक्टर आगे देखता है तो उसके सामने बहुत सारे किडनैपर्स आगे होते हैं और उन्हें कहता है, मतलब मन में सोचता है कि क्या यहाँ पे और कोई गार्ड नहीं है जो इसकी प्रोटेक्शन कर सके। फिर मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए इन सबके मेन किडनैपर्स के बीच में आ जाता है। तो दो किडनैपर एक दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर रुकता है और अपने पाँव से उन दोनों पे अटैक करते हुए उन्हें चक्री की तरह घुमा देता है। फिर मेन कैरेक्टर आगे निकलते हुए भागते हुए दूसरी तरफ देखता है कि यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर वो मन में सोचता है कि फक देम ऑल एंड फक मी टू। वो फिर लड़की से कहता है कि मुझे मजबूत से पकड़ो। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये सब एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। उसके सामने बहुत सारे अटैकर फिर भी आ चुके होते हैं। फिर अटैकर से कहता है, अटैकर दूसरे को बोलता है कि ये मेरा है भाई, तुम इसके लिए मत जाओ, मैं ऐसे मारता हूँ। फिर उसके ऊपर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर देखता है और अपने पाँव से उसके अटैक को रोकता है। तो उसका अटैक तलवार से होता है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर ने पाँव से उसके ऊपर अटैक करा होता है। तो ये चीज़ देख के अटैकर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो बोलता है कि आखिर एक ऐसा पागल आदमी है जिसने एक तलवार को अपने पाँव से रोका है। और वो तलवार को रोकता ही नहीं, उस तलवार को तोड़ भी देता है बीच आगे से। और ये चीज़ देखकर अटैकर की फट जाती है पूरी और बोलता है कि होली काऊ, ये कैसा आदमी है। वे मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे मार के और वो कहता है कि तुम ये इसे चखो। और फिर उस दूसरे वाले को भी मारता है और उस वहाँ से तुरंत भागते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो बच्चे को किडनैप कर रहे हैं। फिर किडनैपर कहते हैं कि आखिर ये एक्सपर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है जो कि ऐसा यहाँ पे आ चुका है, और ये होंग म्योंजो में क्या कर रहा है। होंग म्योंजो उस जगह का नाम है जहाँ पे ये लोग अटैक करने आए हैं। फिर मेन कैरेक्टर का एक कूल सा लुक दिखाया जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और वो वहाँ से भागते हुए दोनों के बीच में से निकल जाता है। और ये चीज़ देखते ही दोनों ही अटैकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो पीछे से एक और अटैकर आता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे पकड़ते क्यों नहीं। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है यहाँ तो बहुत सारे हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन मेन कैरेक्टर अपने मन में एक और बात सोचता है कि अगर ये इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा वीक क्यों है। फिर वो कहता है कि मैंने क्या अपने गार्ड को कुछ ज़्यादा ही डाउन कर दिया था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैंने तो इन्हें एक हिट में ही हरा दिया। लेकिन वो फिर अपने थॉट को एक जगह बतौरते हुए कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पहले कहीं जाके छुप जाना चाहिए। मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इनसे जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता, ये बात मैं ऐसे तय नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं, और वो सोचता है कि उसका टारगेट ये बच्चे हैं, तो ये क्या बाकी बच्चों भी सेफ़ रहेंगे। और वो वहाँ से भाग जाता है ऐसे करते हुए और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।